कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 12 फरवरी 2026। पिछले 2 दिनों में अदालतों से कई बड़े फैसले आए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ हेडलाइन से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। हम कुछ सबसे जरूरी मामलों की गहरी पड़ताल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी न्यायपालिका अब सिर्फ कानून की व्याख्या करने से आगे बढ़ रही है। मतलब क्या वो सिस्टम की खामियों को सीधे सीधे दुरुस्त करने का काम कर रही है। हाँ, एग्जैक्टली। चुनावी खर्चे से लेकर ऑनलाइन फ्रॉड तक ऐसा लग रहा है कि कोर्ट एक सिस्टम करेक्टर की भूमिका में आ रहा है। क्या ये कहना सही होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है और पिछले 48 घंटों के फैसलों को अगर इस चश्मे से देखें तो एक पैटर्न जरूर नजर आता है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है कि अदालतें अब सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठा रही हैं। वो पूछ रही हैं कि सिस्टम में गड़बड़ी कहाँ है और उसे ठीक करने के लिए क्या हो रहा है। तो चलिए इसी सिस्टम करेक्शन की थीम पर अपनी बातचीत शुरू करते हैं। जरूर। और शुरुआत उस मुद्दे से करते हैं जो आजकल हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है, डिजिटल धोखाधड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत तल्ख टिप्पणी की है। बहुत ज्यादा तल्ख। इसे डकैती तक कह दिया और बैंकों को सीधी फटकार लगाई। बिल्कुल। और डकैती शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। चीफ जस्टिस ने जो कहा उसका सार ये था कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है। ये किसी की जीवन भर की कमाई लूटने जैसा है, खासकर बुजुर्गों की। हाँ, ये बहुत होता है। तो यहाँ अदालत का फोकस सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं है बल्कि उस सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना है। इसकी वजह से ये अपराध इतना आसान हो गया है। बिल्कुल, यानी बैंकिंग सिस्टम। एग्जैक्टली, बैंकिंग सिस्टम। पर क्या ये कोर्ट का काम है? मेरा मतलब है नीतियां बनाना तो सरकार और आरबीआई का क्षेत्र है। तो जब कोर्ट केंद्र को एक एसओपी मतलब मानक संचालन प्रक्रिया बनाने का निर्देश देता है तो क्या ये न्यायिक सक्रियता की रेखा को नहीं लांघ रहा? तकनीकी तौर पर यह सवाल जायज है, लेकिन कोर्ट का तर्क यह है कि जब सरकार की नीतियां नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रहती हैं, अच्छा, और इस मामले में जीवन और संपत्ति का अधिकार है, तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये एसओपी सुनने में सिर्फ एक दस्तावेज लगता है, पर असल में इसमें बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि एक निश्चित रकम से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पर कुछ मिनटों का कूलिंग पीरियड लागू करना ताकि उसे रिवर्स किया जा सके, या एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को मजबूत करना। ये तो बहुत प्रैक्टिकल समाधान है। और सबसे जरूरी, फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाना, ताकि ग्राहक को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। यानी कोर्ट सिर्फ समस्या नहीं बता रहा बल्कि समाधान की तरफ भी इशारा कर रहा है। हाँ। और ऐसा ही कुछ हमें चुनावी खर्चों के मामले में भी देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से सिर्फ ये नहीं कह रहा कि खर्च पर लगाम लगाओ, वो उसका गेम प्लान पूछ रहा है। एक बड़ा कदम है? ये बहुत बड़ा कदम है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि कोर्ट ने चिंता जताई, चिंता तो हमेशा से थी। सही बात। दिलचस्प ये है कि उसने ईसी से एक रणनीति या स्ट्रेटजी मांगी है। ये सिर्फ खर्च की सीमा बढ़ाने या घटाने से कहीं आगे की बात है। तो रणनीति से उनका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि कोर्ट अब शायद डिजिटल विज्ञापनों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर होने वाले अघोषित खर्च, हाँ, जो ट्रैक करना मुश्किल है, बिल्कुल, और कैश के फ्लो को रोकने के लिए एक ठोस तकनीक आधारित प्लान देखना चाहता है। ये चुनाव आयोग को टूथलेस टाइगर बनने से रोकने की एक कोशिश है। कोर्ट कह रहा है, आपके पास शक्तियां हैं, हमें दिखाइए कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। वाह। तो सुप्रीम कोर्ट जहां राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों और चुनाव आयोग को उनकी जिम्मेदारियां याद दिला रहा है, वहीं जमीनी स्तर पर यही काम हाई कोर्ट्स कर रहे हैं। बिल्कुल, खासकर जब बात पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही की हो। झारखंड हाईकोर्ट का मामला देखिए। एक छात्र को अवैध हिरासत में रखने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के फोन ही जब्त कर लिए गए। ये एक असाधारण कदम है और एक बहुत कड़ा संदेश देता है। कड़ा कैसे? देखिए, फोन जब्त करना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह सत्ता के प्रतीक पर चोट है। अदालत यह कह रही है कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो आपकी निजता का भी सम्मान नहीं किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने उस छात्र के स्वतंत्रता के अधिकार का नहीं किया। बिल्कुल। अवैध हिरासत मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इस तरह के आदेश पुलिस बल के भीतर ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय करने में मदद करते हैं। इन सब मामलों को देखकर तो ये लगता है कि अदालतें अब मूर्तदर्शक बने रहने को तैयार नहीं है। चलिए अब एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जहां हमेशा एक महीन रेखा होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा। सोलम वांगचुक का मामला। हाँ, और यह मामला उस महीन रेखा का एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ कोर्ट सरकार से बहुत सीधा सवाल पूछ रहा है।
क्या सवाल है? वो पूछ रहे हैं, क्या आप उनके भाषणों का कुछ ज्यादा ही मतलब निकाल रहे हैं? अदालत हिरासत में लेने के आधारों की बहुत बारीकी से जांच कर रही है। अच्छा। वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे सख्त प्राविधानों का इस्तेमाल असहमति की आवाज को दबाने के लिए तो नहीं हो रहा। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने का प्रयास है। एग्जैक्टली। देश की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन किसी नागरिक की स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और अभिव्यक्ति से ही जुड़ा एक और मामला मनोरंजन की दुनिया से है। फिल्म निर्माता करण जौहर को यूट्यूबर कैरी मिनाटी के खिलाफ अदालत से राहत मिली है। हाँ, ये भी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के बीच की ही लड़ाई है, लेकिन एक अलग अंदाज में। ये मामला आज के डिजिटल युग के लिए बहुत प्रासंगिक है। एक तरफ एक यूट्यूबर की व्यंग्य या आलोचना करने की आजादी है, तो दूसरी तरफ करण जौहर की प्रतिष्ठा का अधिकार। तो कोर्ट ने क्या किया? लेकिन ये केस आगे चलकर ऑनलाइन सटायर और आलोचना की सीमाओं को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मतलब लाइन कहाँ खींची जाए? हाँ, कि आप अपनी राय कहाँ तक रख सकते हैं और कहाँ से अपमान या मानहानि शुरू हो जाती है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। वैसे एक और फैसले ने मुझे थोड़ा चौंकाया। व्हाट्सएप या ईमेल से दिए जाने वाले तलाक पर तुरंत रोक न लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या इससे इस प्रथा को एक तरह की मौन स्वीकृति नहीं मिल रही? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, कोर्ट यहाँ एक पतली रस्सी पर चल रहा है। वो इस प्रथा को सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन बिना सभी पक्षों को सुने कोई एक तरफा फैसला भी नहीं देना चाहता। खासकर मुस्लिम महिला संगठनों और पर्सनल लॉ बोर्ड को उनका डर ये है कि जल्दबाजी में दिया गया कोई भी आदेश मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा सकता है। तो ये दूसरे पक्ष को भी सुनो वाला सिद्धांत है। बिल्कुल, ऑडी अल्टरम पार्टम कोर्ट उसी सिद्धांत पर चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं खुद कानूनी व्यवस्था के अंदर हो रहे बदलावों की। ये वो खबरें हैं जो शायद आम जनता तक उतनी नहीं पहुंचती, लेकिन पेशे के लिए बहुत मायने रखती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता यानी सीनियर एडवोकेट पदनाम के लिए पूरे सिस्टम को ही बदल दिया है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य सुधार है। देखिए, पुराने सिस्टम में इंटरव्यू के 25 पॉइंट्स होते थे। अच्छा। जिस पर अक्सर ये आरोप लगता था कि ये व्यक्तिपरक है और इसमें फेस वैल्यू या जजों से नजदीकी मायने रखती है। मतलब पारदर्शिता की कमी थी। बिल्कुल। नई गाइडलाइंस इसे पूरी तरह से हटाकर वकील के काम की वस्तुनिष्ठ समीक्षा पर फोकस कर रही हैं। अब सारा जोर इस बात पर है कि वकील ने कितने रिपोर्टेड जजमेंट्स में बहस की है, उनके अकादमिक लेख कैसे हैं और क्या उन्होंने प्रो बोनो यानी समाज के लिए मुफ्त कानूनी काम किया है। तो अब ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो गया है। हाँ, इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की एक गंभीर कोशिश की गई है। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वकीलों को पदनाम कैसे मिलता है, बल्कि ये भी है कि किसे मौका मिलता है ना? सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कुछ कहा है। हाँ, और ये उस सुधार का दूसरा पहलू है। एक तरफ प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और दूसरी तरफ सिस्टम को समावेशी बनाना। एग्जैक्टली। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि उनकी सरकारी वकीलों की टीम में हाशिए पर मौजूद समुदायों और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। और इसके पीछे कोर्ट का तर्क क्या है? कोर्ट का तर्क बहुत सीधा है। जब तक इन समुदायों को अवसर ही नहीं मिलेंगे, तब तक उनमें से प्रतिभा कैसे उभरेगी? एक विविध कानूनी टीम सिर्फ दिखावे के लिए जरूरी नहीं है। यह न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को भी मजबूत करती है, क्योंकि तब अदालतें समाज की विविधता को दर्शाती हैं। ये दिखाता है कि न्याय सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो पिछले 2 दिनों की ये खबरें एक बड़ी तस्वीर पेश करती हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि अदालतें अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव हो रही हैं। वो सिस्टम की दरारों को भरने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी न्यायपालिका की तस्वीर है जो न सिर्फ कानून की जटिल व्याख्याओं में उलझी है, बल्कि उन मुद्दों से भी सीधे तौर पर जुड़ी है जो नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन और उनकी आजादी पर असर डालते हैं। जैसे चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुआ कोई बुजुर्ग हो, अवैध हिरासत में लिया गया कोई छात्र, या फिर बराबरी का मौका तलाश रही कोई महिला वकील। अदालतें अब सिर्फ अंपायर नहीं, बल्कि कभी-कभी कोच की भूमिका भी निभा रही हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इन सभी खबरों में डिजिटल धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता और एसओपी बनाने का निर्देश एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, करता है। जैसे जैसे हमारा जीवन और अधिक डिजिटल होता जा रहा है, क्या हमारे कानूनी ढांचे नागरिकों को नए युग के जोखिमों से बचाने के लिए पर्याप्त तेजी से विकसित हो रहे हैं? या खैर या न्यायपालिका को हमेशा इस तरह से आगे आके हस्तक्षेप करना पड़ेगा?
और उस खाली जगह को भरना पड़ेगा जो विधायिका और कार्यपालिका छोड़ देती है। ये सोचने वाली बात है। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए बस इतना है।